हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं जिस चैप्टर को, जिस पार्ट को आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूं और उस बुक का ऐसा बेस दे रहा हूं जो कोई भी अदर बुक से आप बना सकते हैं। कोई भी चैप्टर को, जिस चैप्टर को मैं पढ़ा दूं, ठीक है। तो मैं उस चैप्टर की बात कर रहा हूं, निर्देशांक ज्यामिति। और हम लोगों ने कल के क्लास में निर्देशांक ज्यामिति वाले टॉपिक को देखा था और उसमें मैंने पूरे अच्छे ढंग से आपके सामने जो है वह टॉपिक का जो पार्ट था, मैंने पार्ट पढ़ाया था। एज एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूं कि केंद्रक, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए क्या होता है। ये सारा जो पार्ट है ये निर्देशांक ज्यामिति के अंदर में ही आता है। मैंने ये सारे पार्ट पर चर्चा किया था। आज हम लोग जिस पार्ट पे चर्चा करने वाले हैं और वह पार्ट जो है पूरी तरह से उसी लेसन का है और वह लेसन का है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट चेंज है, थोड़ा सा जो है भाग कुछ अलग है। और वह अलग भाग का नाम है, जैसा कि मैं उससे पहले आपको बता दूं, तो उससे पहले आप पूरी ढंग से, अच्छे ढंग से फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए, पूरी एनर्जी फुल हो जाइए और किसी भी तरह का माइंड में बोझ हो, टेंशन हो, फिक्र हो, तनाव हो, तो सारे को हटा दें। एक आजादी लाइफ जो है मात्र 20 या 25 मिनट आप जी ले मेरे भाई, या 20 या 25 मिनट में आपको कुछ एक मैं अच्छा बताने वाला हूं, कुछ एक अच्छा बेस देने वाला हूं जो आपके लिए, आपके बुक के लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले यदि मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये सारे काम को कर दूं ताकि मैं आपको काफ़ी अच्छे ढंग से एनर्जी फुल होके मैं एक अच्छा बेस आपको बताऊं, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, वह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह टॉपिक जो है काफ़ी जो है एक प्रश्नवाचक टॉपिक के नाम से जानते हैं। यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी जो है एक नेसेसरी है, जिसे समझना भी और उस पर आगे की ओर काम करना। अब वह टॉपिक का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना होता है निर्देशांक ज्यामिति में, इसी से रिलेटेड है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी तक हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी वाला टॉपिक देखा, उसके बाद आगे की ओर बढ़े तो मध्य बिंदु को जाना, उससे आगे की ओर बढ़े तो हम लोग जाना विभाजन सूत्र जाना, उससे आगे की ओर बढ़े तो समत्रिभाज्य जाना। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि चार बराबर भागों में कैसे बढ़ता है, वो चीज को जाना, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे गए तो हम लोगों ने देखा क्या मेरे भाई कि मतलब त्रिभुज का केंद्रक कैसे ज्ञात करती है। ये सारी टॉपिक को हमने पढ़ा था, ठीक है। और काफी अच्छे वे में आपने भी जो है समझा होगा। आज जिस टॉपिक को हम सामने करने वाले हैं आपके, और जिस टॉपिक का आप चेहरा बोर्ड के ऊपर देख रहे होगो, यह चेहरा काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इससे मतलब इस चेहरे से एग्जाम में आने के क्वेश्चन जो है ज्यादा संभावना बने रहते हैं, ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है उसे अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे तो आसानी वे में इस पर काम करना आसान होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बाय फिगर एक ड्रा करते हैं, फिगर के द्वारा समझते हैं। इससे क्या होगा, हमें समझना काफी सरल होगा। भाई मेरे त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो आपका मतलब माइंडसेट ये होना चाहिए कि त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, जिसकी तीन भुजा, उसको हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। वह त्रिभुज के प्रकार समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है। लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ त्रिभुज वाले टॉपिक को आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। तो जब तीन भुजा होगा और तीन शीर्ष होगा वही त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें एक शीर्ष का नाम, इसको ए से चलते हैं, दूसरे को बी से और तीसरे को चले मेरे भाई सी से। जब हम निर्देशांक ज्यामिति वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हर शीर्ष को का एक जो होता है एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। उसी तरह से हम कुछ पल के लिए इसका एक्स एक्सिस x1 मानते हैं और इसका एक्स एक्सिस y1 मानते हैं। इतना तो करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसका हम लोगों ने माना x2 माना है, इसका क्या माना मेरे भाई y2 माना है, यहां तक कर लिया। अब आगे की ओर तीसरा जा रहे हैं तो 3 है तो x3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा, ठीक है। इतना काम तो आप कर सकते हैं, यहां तक तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे भाई 1/2 होता है और उसके बाद जो होता है
ये होता है आपके लिए 1/2 होता है, इतना जान लें आप। उसके बाद क्या करें, इसका जब फॉर्मूला लिखने की बात आए तो आप चुपचाप से कुछ भी ना करें, एक चीज आप लिखें, x इंटू वाई माइनस वाई कर दें, ठीक है, प्लस x लिखें और y माइनस क्या कर दें, y माइनस क्या कर दें, y कर दें, ठीक है, और प्लस x लिखें और y माइनस क्या कर दें, y कर दें, इतना कर दें। यहां तक तो करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अकॉर्डिंग टू निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके सिचुएशन में क्षेत्रफल होता है 1/2। ये तो क्षेत्रफल को अगर हम बात कर दें उस फॉर्मूला का, तो आगे चल के आपको देखने को मिले x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 और y3 माइनस y1 होता है प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। लेकिन मैं लिखने के बात कर रहा हूं, आपको मैं कुछ बताने वाला हूं, इसलिए मैं कुछ पॉइंट को छोड़ रहा हूं, ठीक है। और उस पॉइंट को एक क्लू के जरिए, एक ऐसा जरिया मैंने चुना, एक ऐसा रास्ता चुना जो आपको आपके माइंड में लंबे समय तक याद में रहे, वह मेमोरी में फिट रहे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उस क्लू को मैं लिखने जा रहा हूं, उससे पहले आप मेरे तरफ ध्यान अच्छे से देंगे, आप मेरी बातों को समझेंगे। अपने माइंड को इधर उधर प्लीज आप ना करें, आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई एवं बहन कि अपने माइंड को इधर उधर नहीं करें और मेरी बातों के यहाँ ध्यान दें। जब ये सारी चीज को मैंने लिख दिया, बात 3 पॉइंट की आ रही है, 3 बिंदु है। मान लिया मेरे भाई कोई एक ऐसा रास्ता है जो रास्ता का नाम गोलाकार है, या अगर ऐसे नहीं समझेंगे तो आइए मैं समझाता हूं कि साइकिल का जो पहिया होता है वो चक्का होता है, इस तरह का गोल आकृति में होता है ना, गोल आकृति होता है, इतनी बात समझ, यानी एज कह सकते हैं कि यह एक सर्किल का रूप होता है। मान लिया जाए यहाँ एक 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है, 3 पॉइंट है। और 3 पॉइंट में क्या है कि चलने का वे इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है, ठीक है। इतना बात तो समझ में आया होगा। मैंने क्या कह रहा हूं कि मान लिया कि कोई चक्का है साइकिल का, और उस चक्का में शर्त ये कहा जा रहा है आपसे कि आप 1 2 3 3 एक रास्ता है, 3 पॉइंट है उस चक्का पर, और उसी पॉइंट से बारी बारी से गुजरना है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया। यदि पहला पॉइंट हम 1 से गुजरते हैं तो 1 से पास आते हैं 2 पास, और 2 से पास आते हैं 3 पास, इतना आते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि पहला अगर स्टार्टिंग हम रास्ता कर रहे हैं मेरे भाई 1 2 3, तो इसका मतलब हुआ कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं ये फॉर्मूला को आपको समझाना चाहता हूं कि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये रटना काफी मुश्किल है, बल्कि यदि आप समझ जाते हो बाय कंसेप्ट में, बाय फिगर में, बाय ट्रिक वे में, तो आपके लिए लंबे समय तक याद रहेगा मेरे भाई, इसे आप चाह कर भी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 के पास आए, उसी तरह से 1 2 3 हुआ। अब जब 1 का काम कर दिया, अब हम पहुंच गए कहां पर आ गए, अब यहां से चल के एक चक्कर लगा दिया, फिर अब 2 पास पहुंचेंगे तो वहां से एक चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर, तो इस 2 पास यहां पहुंचे, फिर यहां से पहुंचे, और फिर जो है इस तरह से यहां पहुंचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 हो गया, और उसके बाद 2 के बाद 3 के पास आएंगे, और 3 के पास फिर किसके पास आएंगे, 1 के पास आएंगे। इतना तक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमने 2 का भी काम कर दिया, 1 का भी काम कर दिया, अब हम 3 के पास आ गए। अब मेरा पॉइंट कहां आ गया, 3 के पास आ गया। अब 3 के पास हम उसके 3 के बाद हम चले गए किसके पास, 1 के पास, 1 के पास चले गए 2 के पास, और 2 के पास फिर आ गए 3 के पास। यानी हम कह सकते हैं ये 3 हो गया मेरे भाई, 3 से आ गया, 3 से आ गया 1 आ गया, और 1 से आ गया 2 आ गया। यही इसका बेस है। बात समझ में आया कि नहीं? पूरा जहां से आप चलना शुरू करते हैं वहीं आना है। तो 1 2 3 एक पैटर्न हुआ, फिर 2 3 1 हुआ, 1 तक आना है, फिर उसके बाद क्या आना है, 3 1 2 आना, तो 3 1 2 आना। यानी अब हमें ये चेहरा जो दिख रहा है मेरे भाई, यह चेहरा पता ही चला कि यह जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का जो एरिया होता है, ट्रायंगल ऑफ एरिया होता है, इसके लिए एक फार्मूला बनता है, और उस फार्मूला का नाम है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही इसका फार्मूला होता है। बाय लॉजिक वे में यदि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे तो काफी लंबे समय तक याद रहेगा। यदि नहीं समझे होंगे तो बाय प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। जब ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उस कंसेप्ट में आप फार्मूला को जब अपने कॉपी में राइट डाउन करोगे तो उसका एक समय ऐसा आएगा कि फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, मेमोरी में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहीं तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इसे मैं हटाता हूं। अब इस कंसेप्ट पर आधारित कुछ प्रॉब्लम देता हूं। कहने का मतलब जो चीज को पढ़ाया
जाता है तो उसका रूल ये कहता है कि उस पर कुछ जो है प्रैक्टिस भी कराया जाए। इससे क्या होगा कि हम लंबे समय तक याद रहें। आपने देखा होगा कि हर बुक में जो होता है एक क्वेश्चन होता है, तो उसी क्वेश्चन पर आधारित 2-3 क्वेश्चन और होता है। इससे क्या होता है, जो बुक छापने वाले लोग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वहां पर वो कंसेप्ट बताते हैं कि बच्चा को ऐसा तरीका सिखाया जाए जो काफी लंबे समय तक बच्चे अपने पास रखें, अपने मेमोरी में फिट रखें। इसीलिए क्या हो कि इस जब चीज पर हमने काम किया है तो इस पर 2-3 काम और कर लें, इस पर बाय एग्जांपल देख लें कि ऐसा फॉर्मूला के सहायता से हम एरिया कितना आता है या नहीं आता। ठीक है, आप मेरी बात को समझते होंगे। चलिए इसे अब हम हटाते हैं, यही चीज मेन पॉइंट था, इसी चीज को समझाने की ये पूरी चीज को ड्रा करना पड़ा। तो चलिए अब इसको हम लोग हटा रहे हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। इस पर आधारित प्रश्न आपके सामने मैं कुछ लेकर आया हूं। हर बार मैं आपके लिए कुछ मेहनत करता हूं ताकि किसी तरह का आपको टेंशन नहीं होने दूं। उसी तरह से आज के क्लास के लिए भी मैं प्रश्न को कुछ साइड करके आया हूं। इस पर आधारित पहला प्रश्न है मेरे भाई आज का। बिंदु ए है, इसका जो है बिंदु जो है ए है 1,1 है, बी है जो आपको -4,6 है, और जो है और आगे क्या है, और है -3,-5 है। इसका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए हम लोग कैसे करेंगे, बाय फिगर जो अभी मैंने बताया, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला बेस पर मुझे काम करना है। मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इसे फिगर ड्रा कर देते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा आसानी होगा। इसका नाम ए रखा मेरा भाई, इसका नाम बी, इसका नाम क्या रखा, सी रखा। इतना कर देंगे। ए का जो कंसेप्ट है 1,1 है। ठीक है, अब उसके बाद जो है बी का जो मतलब क्या निर्देशांक है -4,6 है, इतना लिख दिया। सी का जो निर्देशांक है -3,-5 है, इतना कर देंगे। इतना तक तो कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। जब आप इतना कर दें तो आप जो सूत्र से पहले एक चेहरा देखा होगा, सूत्र जब लिख रहे होंगे तो वहां पर x1, x2, y1, y2, y3 ये सब आता था। तो y1, y2, y3 क्या होता है, x1 जो होता है वो x एक्सिस वाले जो मतलब पद होते हैं, टर्म होते हैं, उसको x1 के नाम से जानते हैं, और y एक्सिस वाले जो टर्म होते हैं उसको हम लोग y1 कहते हैं। तो आपको बाय फिगर ये बताना है कि x1 का जो काम कर रहा है मेरे भाई वो आपको 1 कर रहा है, ठीक ना, ये वाला पॉइंट। और x2 का जो काम कर रहा है मेरे भाई वो आपको -4 कर रहा है, इतना कर देंगे। और x3 का जो काम कर रहा है मेरे भाई वो आपको -3 कर देंगे, इतना कर देंगे। अब यहाँ पर y1, y2, y3, तो y1 का जो काम कर रहा है वो आपको 1 कर रहा है, और y2 का जो काम कर रहा है वो आपको 6 कर रहा है, यहां तक कर देंगे। y3 का काम कर रहा है वो आपको -5 कर रहा है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब इसके क्वेश्चन को आप हल करोगे, तो यदि ऐसे कंसेप्ट में आप लिख देते हो तो वहां पर क्या है कि चीजों का मूल्य जो है वहां पर रखना काफी आसान होगा, और आसान होने के साथ साथ आपको मैथ के प्रोसेस में काफी कम समय लगेगा। यदि हम यहां से रखना शुरू करते हैं तो कभी ऐसा होगा कि x1 वाला x2 में रखा जाएगा और x2 वाला x1 में रखा जाए, ये होगा, ठीक है, क्योंकि हम भी वही रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते में आप अभी वर्तमान में हो। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आपका रास्ता ऐसा चुनूं जो आपको तकलीफ ना हो, जो आपको परेशानी ज्यादा नहीं करना पड़े। इसलिए मैं x1 को और x2 और x3 को हटा के साइड लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो। इतनी बात कर लें। अब हम आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है कि 1/2 होता है, उसके बाद x1 होता है, और उसके बाद क्या होता है x1 होता है, ठीक है, और x1 ही होता है। उसके बाद हम लोग y2 - y3 करते हैं, y2 माइनस क्या करते हैं, y3 करते हैं। फिर हम x2 को लेते हैं, तो ये वाले टर्म y वाले टर्म को ब्रैकेट में लिखते हैं, इतनी बात आप याद रखें। फिर होगा y3 माइनस क्या होगा, y3 - y1 होगा। फिर आगे हम क्या करते हैं, जब इसका x3 में लिखते हैं तो ये वाला टर्म से काम करेंगे। x3 के लिए फॉर्मूला होता है y1 क्या होता है -y2 होता है, इतना बात आप कर लेंगे, फिर ब्रैकेट में बंद कर लिया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं। अभी तो हम लोग बाय फिगर के जरिए इसको फॉर्मूला को याद करना आसान समझा, लेकिन आगे आपको बोझ लग रहा उस टर्म को भी, तो उस टर्म के तरीका में तो कुछ बदलाव कर सकते हैं भाई मेरे। यदि हम x1 ऊपर वाले शीर्ष का x वैल्यू ले रहे हैं तो वहां पर मतलब रखेंगे y वाले से। अब ये पूरा फंक्शन काम करना छोड़ देंगे, इसको छिपा देंगे और y वाले से मतलब रहे, तो यहाँ पर जो y है ये y2 का काम करेगा, और यहाँ पर y है जो y3 के काम करेगा, ठीक है, इतना कर देंगे। अब आगे चल के क्या होगा कि y2 - y3 आगे यहाँ पर
पर x2 होगा, ठीक है, x2 होगा। अब x2 का काम करेंगे तो x2 जब कर रहे हैं तो ये पूरा पार्ट से मतलब नहीं रखना। अब y वाले टर्म में ये y3 हो गया, अब y3 और ये y1, उसी तरह से x3 में करना है तो ये पूरा पार्ट छिप जाएगा, यानी ये y1 हो जाएगा और y2 हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस पद को आप आगे लिख रहे हैं, x एक्सिस को आप आगे लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में y एक्सिस होगा, और y एक्सिस कौन सा होगा, तो ऊपर वाले जिस पद को आप लिया जा रहा है उसके y एक्सिस से मतलब नहीं रखना है, अन्य दो बिंदु वाले y एक्सिस को घटा देना आपस में, वही इसका लॉजिक है, वही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर के पास जाते हैं। जब 1/2 है मेरे भाई, यहां पर हम कर दिया, x1 है तो x1 का काम 1 कर रहा, y2 है तो y2 का काम 6 कर रहा, और y3 है तो इसका काम -5, तो ये -5 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन को हमें करना आसान हो। अब x2 है तो x2 का काम -4 कर रहा है, तो ये -4 लिख दिया, और उसके बाद y3 है तो y3 -5 है मेरे भाई, और y1 है तो y1 -1 हो गया, ठीक है, प्लस x3 का काम -3 कर रहा, और इंटू ब्रैकेट y1 -y2, y1 का काम 1 कर रहा, और y2 का काम कौन कर रहा, 6 कर रहा है। इतना तक सजाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, इतना तो कर देंगे आप। अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जब इतना कर दें तो 1/2 होगा, और उसके बाद एक स्टेप और आगे कैलकुलेशन मेथड ले लें, 1 हो गया, और ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस जब हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी ये हो गया, डील करेंगे। और ये प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस गुने माइनस माइनस हो जाएगा और जुड़ जाएगा, तो -6 होगा, इतना कर देंगे। ये -3 होगा और ये -5 होगा। इतना तक करने में कोई तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, इतना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर -3 प्लस गुने माइनस -3, 1 -6, ये -5 हो गया, इतना कर दें। अब क्या हो कि 1/2 हो जाए, और ये 11 हो गया, और ये प्लस 24 हो गया, और ये 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इतना तब कर देंगे, ठीक है। 1/2 हो गया, अब ये 24 हो गया, ये 11 हो गया, इसको ऐड कर देंगे सबको ताकि आसानी हो जाए। 5 4 9 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 हो गया, इतना कर देंगे, /2 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको जब डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 वर्ग यूनिट आ जाएगा, यानी पता ही चला कि इसका एरिया हमने निकाल लिया। अब यदि हमें कुछ कैलकुलेशन में यदि प्रॉब्लम होता है तो एक बार हम लोग चेक भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, देखते हैं अरेंजमेंट सही किया या गलत किया। यहाँ पर 1 1 था, और ये -3 -5, x1 के जगह पर 1 दिया, y2 के जगह पर हमने क्या दिया, y2 कितना है, y2 6 है तो 6 दिया, y2 - y3 की जगह पर -5, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, और ये 6 5 11 हो गया, इतना हो गया। यहाँ पर x2 जगह पर -4 है, -4 दे दिया, प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, और ये y3 - y1 कितना है, -5 है, y1 -6 है, y1 1 है तो y3 - y1, यानी -4 हो गया, 5 1 6 हो गया, -6 हो गया। अब उसके बाद x3 का वैल्यू -3 है, और y1 - y2, y1 का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, और y2 का काम 6 कर रहा है, 1 - 6 हो गया, इतना हो गया। ये हो गया 11 हो गया मल्टीपल 1 से, उसके बाद प्लस गुने माइनस -4 हो गया, और ये दोनों साइन एक है तो जुड़ जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये -4 हो जाए, प्लस गुने माइनस हो गया, माइनस ये हो गया -3 हो गया, ये हो गया मेरे भाई -5 हो गया। अब देखते हैं 11 इधर हो गया, -6 6 के 24 हो गया, इतनी बार प्लस 24 हो गया, और ये हो गया माइनस गुने माइनस प्लस 15 हो गया। पता ही चला 25 वर्ग यूनिट जो है इसका आंसर आया, यानी किसी तरह कोई प्रॉब्लम पहले मैथ में आपको नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसानी वे में बना लिया, ठीक है। बाकी प्रोसेस यही रखेंगे, कैलकुलेशन में यदि आगे पीछे होता है तो वो टर्म से आप टेंशन नहीं लेंगे, वो टर्म आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। बाकी जो अगर प्रोसेस रास्ता है वही रास्ता से चलेंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक काफ़ी आसानी वे में मैं आपको सामने ये इस पहले वाले प्रश्न को काफ़ी आसानी से बना दिया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उम्मीद है आप भी अच्छे ढंग से समझे होंगे, किसी तरह का कोई आपको भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए भाई अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। अब आपके सामने क्या है कि k का मान ज्ञात करें। अब इस टॉपिक को जब मैंने पहला प्रश्न आपके सामने एग्जाम्पल के जरिए बता दिया तो आपका कर्तव्य होनी चाहिए इस बेस पर आधारित आप कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि किसी तरह कोई टेंशन आपको ना हो। k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें, ठीक है, k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें।
के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु संरेखी हो, यदि तीनों बिंदु संरेखी हो, तीनों बिंदु संरेखी हो। के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु संरेखी हो, जिसमें पहला प्रश्न का बिंदु दिया हुआ है 2,3, उसके बाद बिंदु 4, के है मेरे भाई, उसके बाद है कि 6-3 है, ये है, इसमें के का मान रखा है। अभी आपके सामने कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी तक त्रिभुज का एरिया निकालने वाला प्रश्न था, अब यहाँ पास तुरंत जो है पैटर्न बदल गया, संरेख वाला कंसेप्ट आ गया, कॉलिनियर वाला कंसेप्ट आ गया। तो भाई मेरे आइए मैं उससे पहले इस बात को, इस प्रश्न जो आपके सामने टेंशन दे रहा है, संरेखी क्या होता है, संरेख क्या होता है, कॉलिनियर क्या होता है, ये चीज को मैं समझा दूं। भाई मेरे संरेख का मतलब ये होता है, संरेख का मतलब होता है कि मतलब एक ही रेखा में 3 या 3 से अधिक वैसा बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हो, तो वैसे बिंदु को हम लोग संरेख कहते हैं। कहने का मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जब सारे पॉइंट को हम जोड़ते हैं तो पता ही चला एक लंबा लाइन पला, रेखाखंड बना, और वो सारे रेखाखंड का जो बिंदु है तीनों एक ही पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है संरेख के रूल को फॉलो कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गया। लेकिन कौन सा संरेख ना होगा, आइए वो भी समझते हैं। याद रहे कि इस तरह का यदि आएगा तो ये संरेख के कंसेप्ट को नहीं बताता, क्योंकि संरेख का मेथड कहता है, संरेख का नियम कहता है कि 3 या 3 से अधिक वैसा बिंदु जो एक ही रास्ता में हो, एक ही मार्ग में हो, एक ही पथ पर हो, तो उसे हम लोग संरेख कहते हैं। ठीक है, और मतलब जो अगर अलग अलग अगर पथ होगा तो वह संरेख वाले कंसेप्ट ना होगा। लेकिन ये 3 बिंदु जब आ गया तो उसके कंसेप्ट में संरेख के जरिए हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे के का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं, वहां पर एक अपना माइंड क्लू याद रखना है, एक वहां पर कंसेप्ट होता है। यदि 3 बिंदु की बात अगर आ जाए और वहां पर बात संरेख का हो, वहां पर बात संरेखी का हो, तो उसके कंसेप्ट में क्या होता है कि उसका एरिया 0 होता है। उसका एरिया क्या होता है? 0 होता है। मैं क्या कहा कि बात 3 बिंदु की हो, बात 3 बिंदु की हो, तो उसके प्रश्न में एरिया अगर आ जाए, त्रिभुज से तीनों बिंदु उसके मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनेगा, और वह त्रिभुज का बिंदु जो है संरेख को दर्शाता है, तो उसके कंसेप्ट में उसका पूरा एरिया 0 होगा। आपका प्रश्न मन में आता होगा कि सर एरिया क्यों 0 होता है? भाई मेरे, जब एक ही रेखा में रहेगा तो वो जगह नहीं छेकेगा, और जब जगह नहीं छेकेगा तो वहां पर कंसेप्ट में उसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। एज एग्जांपल के तौर पर आपके सामने जब ये ट्रायंगल बनता है तो ये ट्रायंगल में क्या होता है कि इतना सारा इसका स्पेस होता है, यही इसका क्षेत्रफल होता है। क्या जो स्थान जितना जगह मतलब घेरता है वही उसका क्या होता है? एरिया होता है। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कहीं पर कोई जगह वाली पॉइंट ही नहीं है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में कोई जो है स्थान घेर नहीं रहा, तो उसके कंसेप्ट में क्या होगा? संरेख तीनों बिंदु जो होगा उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। तो इसीलिए एरिया का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक गिलास आप पानी लेते हो, तो उस गिलास जो एक खाली गिलास हो, तो उस खाली गिलास में पानी जब भरते हो तो उस जगह को भर लिया, ठीक है, स्थान को भर लिया, तो वही उसका एरिया कहलाता है। तो वहां पर क्या हो, कहीं पर इसमें लंबे लाइन में एरिया जो होता है तीनों बिंदु से जब बनता है तो वह संरेख को दर्शाता है, तो वह कंडीशन में एरिया 0 होता है। इतनी बात को समझ गए। इसका मतलब ये कहता है कि जब एरिया 0 होगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही के कंसेप्ट में हम के मान को ज्ञात करेंगे, वही के कंसेप्ट में हम के मान को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आइए हम समझाते हैं कैसे होता है। अब देखो, जब ये बात को आप, ये टॉपिक को आप समझ गए मेरे भाई, तब फिर समझना और भी आसान होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या करें कि ये बाई फिगर ड्रा कर लें, इसमें ए लिख ले, इसका सॉरी, जब त्रिभुज इस 0 होगा तो त्रिभुज बनाएगा ही ना। ठीक है, तो चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तीनों बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। सही बात है, क्योंकि एक ही रेखा में हो, इसलिए क्या होगा कि हम आगे चल के इसका x1 को लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। इसमें हम किस साइड में x1 को ज्ञात कर लेंगे? 2 हो जाएगा, x2 को ज्ञात कर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, x3 को ज्ञात कर लेंगे तो पता ही चलेगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग y1 के पास आते हैं, तो y1 को यदि वैल्यू देखते हैं तो 3 है, और y2 का वैल्यू देखते हैं मेरे भाई तो क्या है? k है, और y3 का वैल्यू देखते हैं मेरे भाई तो यह हो गया -3। इतनी काम को आप कर लेंगे। ठीक है, जब इतना काम को आप साइड में लिख देंगे, फिर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर।
अब त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 1/2 क्या होता है, x1 होता है, ठीक है, और y2 माइनस क्या होता है, y3 होता है। ये फॉर्मूला को आप बार बार लिखेंगे, जब बार बार लिखेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। y3 फिर होता है x2 के होता है, और y3 माइनस क्या होता है, y1 होता है, फिर x3 होता है, ठीक है, x3 होता है, और y1 माइनस क्या होता है, y2 होता है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? याद रहे x1 से स्टार्ट करना, और 2 के बाद 3 आता है, फिर उसके बाद x2 होता है, ये वाला फिर यहाँ लिखाता है, फिर उसके बाद जो टर्म लास्ट वाले जैसे y3 है, फिर अगले कंसेप्ट में y3 में से y1 घटता है, फिर y1 वाला जो कंसेप्ट यहाँ आ जाता है उसमें से 2 घट जाता है। ऐसे क्लू के जरिए भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये 2 है डिवाइड में इस साइड में जाएगा तो वो पूरी तरह से मल्टीपल में 0 बना देगा। इससे पता ही चला अब 2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन में 0 हो जाएगा। तो x1 है तो x1 का वैल्यू मेरे भाई 2 है तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। y2 है तो y2 तलाश करेंगे कितना, k है, हम क्या कर लेंगे, k लिख देंगे। y3 है तो y3 माइनस में -3 है, हम ये लिख देंगे इस तरह से, y3 क्या माइनस में है। अब आगे चल के क्या देख रहे हैं, x2 आ रहे हैं, तो x2 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4 है, हम 4 लिख देंगे, ठीक है। y3 है, y3 का मान कितना, -3, हम -3 लिख देंगे, ठीक है। y1 है, y1 का मान कितना मेरे भाई, 3 है, हम 3 लिख देंगे, ठीक है, इतना कर देंगे। जैसे जैसे पुट करना वैसे वैसे पुट करेंगे। x3 है, x3 का वैल्यू कितना, 6 है, हम 6 लिख देंगे। y1 है तो y1 का वैल्यू 3 है, हम 3 लिख देंगे, इतना कर देंगे। y2 है, y2 का वैल्यू k है तो हम k लिख देंगे, इतना कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बाई कैलकुलेशन देखते हैं क्या डील होता है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और k + 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। k प्लस क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, +4 हो जाएगा और ये मल्टीपल में -6 हो जाएगा, ठीक है। अब +6 और 3 - k हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा छोटी ब्रैकेट में लेके ये 2k, अब इसके काम को स्टार्ट कर दे। 2k 2 से मल्टीपल k में और 2 से मल्टीपल 3 में, 2k + 6 हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा, और उसके बाद भाई मेरे ये 6 × 18 हो जाएगा और ये -6k हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए इतना कर देंगे। अब k वाले फंक्शन को एक साइड रखेंगे तो ये हो गया 2k और -6k, तो 6 में से 2 हो जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस में बचेगा 4k। अब ये 18 6 जुड़ जाएगा, 24 हो जाएगा, अब +24 -24 पता ही चले पूरा फंक्शन कट जाएगा। 4k = 0 तो k बराबर क्या आ जाएगा, 0। इससे पता ही चला जो इस क्वेश्चन में k का मान जो पूछ रहा है, यानी k का मतलब y एक्सिस जो था दूसरा बिंदु, उसका वैल्यू आपका 0 आएगा। इस यहाँ तक पता ही चला कि बाई त्रिभुज के क्षेत्रफल के कंसेप्ट से हम जो है संरेख वाली पॉइंट को भी समझ जाएंगे। संरेख वाली पॉइंट में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ ये रखना कि संरेख में जब 3 बिंदु आ जाए तो उसके कंडीशन में उसका एरिया 0 होता है, उसका एरिया क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न के पास आते हैं। किसी तरह का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसे हम हटाते हैं। आप मेरे साथ सिर्फ बने रहें, किसी तरह कोई टेंशन नहीं लें। मैं उम्मीद है कि आपको एक अच्छा ढंग से बनाने के लिए मैथ का पॉइंट सिखा दूंगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न के पास आते हैं। x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करें। x और y में एक संबंध ज्ञात करना, x और y में संबंध ज्ञात करना, x और y में संबंध ज्ञात करें, x और y में क्या ज्ञात करें, संबंध ज्ञात करें, x और y में संबंध ज्ञात करें, ठीक है। x और y में संबंध ज्ञात करें। यदि बिंदु, यदि यहाँ पर कह रहा है कि यदि इसका जो बिंदु है, इसका बिंदु है जो मेरे भाई, इसका जो बिंदु है x y, उसके बाद अगला है 1 2 और आगे कह रहा है और 7,0 संरेखी है, 7,0 संरेखी है, ठीक है, संरेखी है। ये चीज़ को जानना है। आइए हम लोग समझते हैं कैसे इस पर काम करना शुरू करते हैं, उस पर कैसे इसका आंसर आना चाहिए, कैसे इसको बनाना शुरू करते हैं। अभी आपके सामने यही टॉपिक पर मैंने बात किया था, संरेख वाले पॉइंट को ही बताया था कि जहाँ पर 3 बिंदु आ जाए, संरेख वाली बात चेहरा सामने आ जाए, तो इसका मतलब तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 होगा, क्योंकि जो है उस बिंदु पर जो है किसी भी तरह का कोई एरिया नहीं घिर रहा है, कोई एरिया स्थान नहीं बन रहा, तो इसलिए उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। उसके कंसेप्ट में पूरा
पूरा एरिया हम 0 रखते हैं और कोई भी अननोन वैल्यू को जान लेते हैं। अब आते हैं कि संबंध क्या कहता है, मैथ में संबंध क्या बनता है। भाई मेरे संबंध का मतलब हुआ कि x प्लस वाई बराबर जो हो गया 4 हो गया, ये इसका संबंध हो गया। और संबंध का रूप बहुत तरह का होता है, कहीं पर रूप इस तरह का हो जाएगा 2x से और प्लस 3y माइनस जो है 4 बराबर 0 भी हो सकता है। कहीं पर संबंध जो है आपको जो है इस तरह का 3x माइनस वाई और बराबर जो होता है 5 भी हो सकता है। इस तरह का ये रिलेशन होता है और यही रिलेशन के रूप में इस चेहरा में इसको लाना है, ठीक है। मतलब ये जो प्रश्न दे रखा है, यही प्रश्न के सहायता से हम लोग ऐसा लॉजिक लगाना है जो इस चेहरा में ला देंगे। यदि इस चेहरा में इसको ले आते हैं तो हम समझेंगे या कि मैंने संबंध की बात को पूरा कर दिया, मैंने संबंध की रिलेशन को परिपूर्ण कर दिया, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए हम समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि संबंध का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जब इतना हो गया, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इस तीनों बिंदु से जो तीनों बिंदु है इसका x एक्सिस x1 x2 क्या होगा। तो हम कर सकते हैं कि x1 बराबर x हो गया, x2 बराबर मेरे भाई वो आपको 1 हो गया और x3 बराबर जो हो गया वो 7 हो गया, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं y1 बराबर y हो गया और y2 बराबर जो हो गया वो आपको 2 हो गया, y3 बराबर जो हो गया वो आपको 0 हो गया, इतना कर देंगे। ये करने से क्या होगा कि आपका मैथ के कैलकुलेशन में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये घर को मैंने बॉक्स में लिख दिया। अब क्या हो, चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए इस तीनों पॉइंट के सहायता से हम क्या करते हैं, 1/2 होता है, x1 होता है, उसके बाद y2 माइनस y3 होता है प्लस x3 होता है मेरे भाई, और उसके बाद जो होता है y3 माइनस जो होता है y1 होता है प्लस जो होता है x3 प्लस x2 होता है और फिर प्लस x3 होता है, y1 माइनस y2 होता है। यही इसका फॉर्मूला होता है। इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब 0 क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम लोग इस सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। ये 2 जो डिवाइड में है इस साइड में आएगा तो मल्टीपल में होगा, यानी 0 में 0 बना देगा। अब x1 के जगह पर क्या है, x है, हम पुट कर देंगे x को। उसके बाद y2 को हम यहाँ देखेंगे तो ये 2 है और y3 0 है, ठीक है, इतना कर देंगे। x2 का कितना वैल्यू है, 1 है, तो हम 1 कर देंगे। और y3 का मतलब 0 है और y1 कितना y है, इतना कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। और x3 कितना है, वो आपके पास 7 है और y1 कितना है मेरे भाई, y1 जो है y है और y2 कितना 2 है, इतना कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जब इतना कर दिया तो अब इसको हम लोग कैलकुलेशन प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 में x से हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखते हैं इतना, तो आप भी समझते होंगे, ठीक है। और 1 में 0 से तो 0 बना देगा, इसको भी नहीं लिखते हैं। प्लस गुने माइनस, ये माइनस y हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और ये प्लस क्या हो जाएगा, 7 में y से 7y हो गया और माइनस 14 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, इतना हो गया। अब देखते हैं कि 2x माइनस वाई 2x और यहाँ पर देखते हैं कि माइनस वाई और 7y जो हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा ना। और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। पता ही चला कि यही इसका रिलेशन होगा। मुझे उम्मीद है कि यह रिलेशन वाले पैटर्न को आप समझ गए होंगे, कि आपने भली भांति देखा कि बाई कंसेप्ट जो है मैंने यहाँ पर रिलेशन को कैसे लाया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद रखें कि आपको समझ में आया है। आप बोलेंगे यस ये आया है या नहीं आया, आपको जरूर आया होगा, यहाँ तक समझ में किसी तरह का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब भाई मेरे अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है एक टाइप और मैंने समाप्त कर दिया कि कोई भी 3 बिंदु दे रखा है, उसमें संरेख वाली बात है, तो उसके कंडीशन में एरिया 0 होता है। एरिया 0 होगा तो तीनों बिंदु के निर्देशांक को हम x1 x2 x3 को लिख देंगे। लिखने के बाद पूरे एरिया को 0 कर देंगे। उसके बाद x1 x2 और x3 के वैल्यू को हम पुट कर देंगे और
y1 y2 y2 3 के वैल्यू को पुट कर देंगे। उसके सहायता से जो अननोन वैल्यू होगा, चाहे वह x के रूप में हो, चाहे वह y के रूप में हो, चाहे वह k के रूप में या कोई भी ABCD के अक्षर के रूप में हो, हम आसानी वे में उसको ज्ञात कर लेंगे, चाहे वह रिलेशन के रूप में हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए इसे हटाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी हम समझ लें, उसे भी देख लें, हम अगले क्वेश्चन का पैटर्न को समझ लेते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अब ये मैं एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ कि उसी पैटर्न पर कि सिद्ध करें, आगे चल के मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि सिद्ध करें कि बिंदु क्या है मेरे भाई 3,3। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा बता दूं आपको। और a,0 और जो है 0,b और क्या है 0,b संरेखी है यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सिद्ध करें कि बिंदु 3,3 a,0 एक और 0,b संरेखी है, तो इतना बराबर इतना है हो। ठीक है, इतना बराबर इतना है, इसे हमें को लाना है। ठीक है, इतना बराबर इतना को सिद्ध करना है कि यदि ये संरेख ऑलरेडी चर्चा दे दिया है तो इतना बराबर इतना मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है भाई मेरे, अभी जब संरेख टॉपिक को मैं बात कर रहा हूँ, संरेख टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके कंडीशन में 3 बिंदु आएगा और उसके कंडीशन में तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम हल लिखेंगे। ठीक है, और x1 वाले को मान है 3 है, x2 वाले का वैल्यू कितना है वो आपको a है। ठीक है, a है, और x3 का वैल्यू कितना है वो आपको 0 है। उसी तरह से y1 का वैल्यू 3 है और y2 का वैल्यू जो है 0 है और y3 का वैल्यू कितना है b है। इतना कर देंगे। अब हम जान रहे हैं चूंकि तीनों बिंदु आपस में संरेख है तो इसका एरिया क्या होगा 0 होगा। चूंकि तीनों बिंदु आपस में संरेख है, आपस में संरेख है, इसलिए क्या होगा मेरे भाई, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0 होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा तो उसी कंडीशन में पुट करते हुए मुझे ऐसा चेहरा लाना है, यानी इस वे में मुझे सिद्ध करना। ऑलरेडी संरेख का चर्चा दे दिया। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 होता है, y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 होता है मेरे भाई, और y3 माइनस क्या होता है y1 होता है, प्लस x3 होता है, और y1 माइनस क्या होता है y2 होता है। ये होता है इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। इतना काम तो कर देंगे, यहाँ तक करने में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मैं ये चाहा कि यह क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक में, तो मैं इसे पढ़ा दे रहा हूँ। अब ये 2 मल्टीपल में उधर चल जाएगा, इससे मतलब नहीं है। अब x1 वाले टर्म को मैं लिखना है, x1 कितना 3 है मेरे भाई, और y2 कितना है y2 3 है, और y2 0 है, y2 कितना है 0 है, और y3 कितना y3 b है। ठीक है, इतना है। x2 कितना है तो a है x2, और y3 कितना है तो y3 b है, और y1 कितना है तो ये 3 है। इतना कर देंगे। प्लस x3 कितना है x3 0 है, और y1 कितना है तो 3 है, और y2 कितना है तो 0 है। इतना कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 3 में मल्टीपल 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 3 में माइनस हो तो -3b हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा और -3a हो जाएगा। और ये 0 में किसी से भी मल्टीपल करेंगे पूरा फंक्शन 0 बना देगा। इतना तक तो कर लेंगे। अब आपके सामने आया भाई मेरे, निकल के जो पद आया वो ab आया और -3a आया और प्लस क्या आया 3b आया। इतना बराबर क्या हो गया 0 आ गया। इतना तक तो करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इतना तक करने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब टेंशन नहीं होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि AB, यानी हम कह सकते हैं ये इसमें क्या करें कि यहाँ पर -3a और यहाँ पर -3a है, और 1 मिनट यहाँ पर b होना चाहिए ना, -3b
यहाँ पर ए बी हो गया, -3 -3b ये रहेगा, -3b, ठीक है, -3b रहेगा, -3 है और -3b बराबर जो इस साइड में आ गया तो -ab आ गया, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो पता -3 कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 कॉमन लेंगे तो a + b आ जाएगा बराबर -ab आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कट गया। अब a + b बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ab/3, ab/ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ab/ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब ab/3 आ जाएगा तो उसके कंडीशन में क्या हो कि मेरे इस रूप में लाना है, तो हम इसको एक फॉलो इस तरह से कर सकते हैं कि LHS वाले टर्म को देखते हैं कि 1/a + 1/b बराबर ये इतना है, तो हम कह सकते हैं कि ab बराबर ये आ गया a + b, या इसको हम लोग इस वे में कर सकते हैं कि 1/a + 1/b बराबर 1/3 है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ab आएगा, b + a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/3। यानी यदि इस चेहरा के रूप में आ सकता है तो हम कह सकते हैं मेरा बनाया हुआ मेथड सही है। यानी a + b के लिए हम क्या कर सकते हैं कि a + b/ab बराबर क्या हो जाएगा 1/3, और यही तो मुझे लाना था जो आगे स्टेप में आपको दिख रहा है, ठीक है। यदि ऐसे रूप में भी आप बना सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि और डायरेक्ट यहां से इस चेहरे को लाना है तो उसके लिए भी मेरे पास तरीका है। हमने कहाँ आए थे मेरे भाई, हम आए थे a + b बराबर ab/3 आए थे ना। तो अब हम क्या करें, ab को इस साइड में लिख लेंगे तो a/ab इस साइड में लाएंगे, प्लस जो है b/ab और इधर रह जाएगा 1/3। ये जब पूरा आएगा तो ये पूरा के डिवाइड में आएगा, डिवाइड में बारी बारी से सबको डिवाइड करेंगे, इस तरह आएगा, a से a कटेगा, b से b कटेगा, तो ये 1/b आ जाएगा और ये 1/a आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1/a + 1/b और बराबर 1/3। यही चीज तो मुझे सिद्ध करना था, जो आसानी वे में आपके सामने रख दिया, दो कंडीशन में रख दिया। यदि आप यहाँ तक लाते हैं तो आपका मेमोरी, आपका माइंड, आपका पेन रुक ना जाए, वहां पर स्टेप को थोड़ा कैलकुलेशन को इस वे से भी हम यहाँ चाहते थे। जब इस चेहरा को थोड़ा विस्तार करेंगे तो यही चेहरा यहाँ दिखेगा, या वहां पर कैलकुलेशन मेथड का थोड़ा सा यूज करेंगे, टर्म कंसेप्ट बदलेंगे तो इस चेहरे से भी हम यहाँ ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आपके प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आसानी वे में बना लेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन को भी मैं हटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन के पास आ रहा हूँ, इसे जो है मैं हटा देता हूँ। अब हम देखें कि अगले क्वेश्चन क्या है मेरे पास, वह भी मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा अगला क्वेश्चन का, और कमेंट बॉक्स में आपको वो क्वेश्चन को डील करना। वो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि चतुर्भुज ABCD की शीर्ष जो है इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर जो कोई चतुर्भुज है, इसका नामकरण नहीं दिया, वो कौन सा है, A है और B है और C है और D है, ठीक है। इस तरह ये लास्ट स्टेप बचा, मैं सोचा बता दूं। और उसमें A का निर्देशांक -4, -2 है और B का निर्देशांक -3, -5 है, और उसके बाद जो C का निर्देशांक 3, -2 है, और उसके बाद D का निर्देशांक है 2, 3 है, इतना है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ABCD का क्षेत्रफल बराबर 8 है, ठीक है। ABCD का इसमें क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो याद रहे कि अभी तक हमने जो पढ़ाया था वो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला ही कंसेप्ट दिया था, ना कि चतुर्भुज वाला कंसेप्ट दिया था। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल तक ही हम जान रहे हैं। निर्देशांक पॉइंट अगर दे रखा रहता है तो वहां पर लास्ट स्टेप कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तक आप आसानी से 3 दिया रहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन आपका जो टॉपिक है, पार्ट है, जो बदल गया और ये मांग रहा है आपसे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे बिल्कुल आपको गड़बड़ाना नहीं है और ना ही आपको हड़बड़ाना है, बल्कि पूरी पावर रखना है माइंड में, और वहां पर धैर्य रखते हुए थोड़ा प्रोसेस को बदलना है, थोड़ा वहां पर माइंड को लगाना है। अब क्या लगाना है मेरे भाई, जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मांग रहा है तो इसका मतलब यह हो कि जब एक लाइन को हम यहां से खींचते हैं तो आप थोड़ा सा अंदर गहराई में देखोगे। क्या देखोगे कि इस चतुर्भुज के अंदर में कुछ आपको फिगर दिख रहा होगा जो चतुर्भुज से अलग होगा, यानी वह फिगर का नाम होगा ACD। यानी एक फिगर जो है ये त्रिभुज का दिख रहा होगा ना, ACD एक त्रिभुज में बदला, उसी तरह से यहां भी एक त्रिभुज बदला जिसका नाम है क्या, AB और ये C बदला, और ये बना
डी बना, ये दो त्रिभुज दिख रहा होगा। इतनी बात तो समझ में आया कि नहीं? यानी ये पहला त्रिभुज हुआ और ये क्या हुआ, दूसरा त्रिभुज। मैं क्या कहा कि आपके सामने चर्चा कर दिया कि चतुर्भुज का एरिया आप ज्ञात करें, और अभी तक आपने सिर्फ त्रिभुज का एरिया को जाना, तो चतुर्भुज नहीं जाना। तो उसके लिए क्या है कि एक चतुर्भुज का फिगर ड्रा कर वहां से एक लाइन जब ए से सी को मिलाया या बी से डी को मिलाओगे तो दो पार्ट में बदलेगा और दो पार्ट में दोनों त्रिभुज होगा। पहले त्रिभुज का यदि निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से यदि हम पहला त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए सी डी में इसमें x1 का अगर हम देख लेते हैं तो -4 है, और x2 देख लेते हैं, इसमें x2 देख लेते हैं 3 है, और x3 देख लेते हैं तो आपका 2 है। उसी तरह से y1 देख लेते हैं तो बराबर -2 है, और y2 देख लेते हैं तो -2 है, और उसके बाद y3 देख लेते हैं तो आपको 3 है। यानी पता ही चला कि ए सी डी एक 3 निर्देशांक दे रखा है, तो उसके सहायता से हम इसका एरिया निकाल देंगे। त्रिभुज ए सी डी का एरिया निकाल देंगे। इतना तो कर लेंगे, एरिया इतना निकाल लेंगे। उसी तरह से आगे जब इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ए बी सी में अब इसमें x1 x2 ये सब चेंज होगा। x2 तो वही रहेगा, x1 क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो x1 का काम -4 कर जाएगा, x2 का काम कर जाएगा मेरे भाई -3 कर जाएगा, और x3 का काम कर जा रहा है वो आपको 3 कर जाएगा। उसी तरह से y1 का काम कर जाएगा -2 कर जाएगा, और y2 का काम कर जाएगा -5 कर जाएगा, और y3 का काम कर जाएगा -2। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बोला कि इसमें क्या होगा कि सभी का x1 x2 बदलेगा। यानी इसके कंसेप्ट में त्रिभुज एसीडी के कंसेप्ट में इस तरह का होगा, और त्रिभुज एबीसी के कंसेप्ट में इस तरह का होगा। अब हम त्रिभुज एबीसी का एरिया निकाल देंगे। त्रिभुज एबीसी का एरिया बाय एरिया फार्मूला आप जानते हो, उस फार्मूला से निकाल देंगे। सपोज मान लिया यह काम आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइडलाइन कर दे रहा हूं, बाय मौखिक रूप से, बाय ओरल रूप से आपको समझा दे रहा हूं। बाकी प्रोसेस को डील करना, कैलकुलेशन करना वो आपकी काम है, ठीक है। तो एसीडी का मान लिया एरिया आया, बी आया 20 यूनिट आया, ठीक है, वर्ग यूनिट आया, और ये आया आपको 30 वर्ग यूनिट आया। अब ये जब दोनों को मिलाएंगे ना मेरे भाई, जब त्रिभुज यहां पर बनेगा, ये त्रिभुज ए बी सी का एरिया मिलाएंगे भाई मेरे, एरिया मिलाएंगे, और प्लस जो है त्रिभुज ए सी डी का एरिया मिलाएंगे, ठीक है, इतना का एरिया मिलाएंगे। तो इसके दोनों के एरिया को जब मिलाएंगे तो ये चतुर्भुज जो बन जाएगा वो एबीसीडी का एरिया बन जाएगा, एबीसीडी का एरिया बन जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? तो पता ही चला कि दो त्रिभुज को जब आपस में जोड़ते हैं तो एक चतुर्भुज का रूप ले रहा है। तो हम लोग त्रिभुज वाले कंसेप्ट से निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला निकालकर हम चतुर्भुज के उस एरिया को ज्ञात कर लेंगे, और यही तो इसका एरिया, इसके पूरे पद को ज्ञात कर लिया, टर्म जगह को, इसके जगह को ज्ञात किया, दोनों को जोड़ दिया तो एक चतुर्भुज बन गया। और जब चतुर्भुज बन गया तो हम मेरा चलने का जो मार्ग है, रास्ता बिल्कुल सही है। तो मान लिया जाए ये 20 आया आपका, ठीक है, आपका ये आया नहीं है बल्कि आपको करके बता, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। 20 है और ये 30 आया तो ये 50 आया, तो ये 50 जो आया ये चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया आया। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को भी आप डील कर देंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और इसी तरह से भाई मेरे आज की क्लास में आपका निर्देशांक ज्यामिति का जो टॉपिक है वो पूरा एंड हुआ। कहीं पर कोई भी पॉइंट आपको मैंने नहीं छोड़ा है, बल्कि काफ़ी अच्छे ढंग से सरल रूप में आपकी भाषा में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन से में होता है, कभी आगे पीछे जो है घटाव में गलती, मल्टीपल में गलती, ये सब जोड़ में गलती होते रहता है, वो सब नॉर्मल बात है। आप बड़े भी हो जाएंगे तो वो सब मिस्टेक होता है, उससे आपको गड़बड़ाना नहीं है, ना ही हड़बड़ाना। बशर्ते देखना कि मेरा मैनेजमेंट कैसा है, मेरा अरेंजमेंट कैसा है, मेरा बेस कैसा है, मैं चलने का मार्ग कैसा है, ये पॉइंट को आपको के पकड़ना। बाकी वो धीरे धीरे वो चीज भी दूर हो जाएगा। और अभी तक निर्देशांक ज्यामिति जितना भी लास्ट आज का क्लास था उसमें मुझसे थोड़ा बहुत भी कुछ त्रुटियां हुई होंगी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और कोशिश ये करूंगा, माफी चाहता हूं, कोशिश ये करूंगा कि अगली बार से जो है और भी टॉपिक बताऊं तो इससे भी बेटर पढ़ाऊं, इससे भी बेस्ट पढ़ाऊं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी त्रुटि हो तो वो आपने समझने के बाद आप खुद ही दूर कर लें। थोड़ा बहुत भी ऐसा ना रहे कि पूरा परिपूर्ण आप टीचर पर डिपेंड रहें, बस थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो तो उस मिस्टेक को आपको दूर करना। उससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा मिस्टेक को आप दूर करोगे तो वहां पर एक आप बहुत बड़े जो है मतलब समझने वाले और समझाने वाले इंसान बन जाओगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।